हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जिसमें मैंने दो केमिकल्स जो आपस में रिएक्शन करते हैं इनके इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले थे और उसके थ्रू कुछ न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड टाइप ऑफ टाइट्रेशंस। सबसे पहले मैं बात करता हूं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज experimental technique of quantitative analysis by the help of which we can determine the concentration of unknown solution by getting the concentration of known solution। किसी ज्ञात विलयन या ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से किसी अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता का पता लगाना, इसको हम आयतनात्मक विश्लेषण या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं। यह मात्रात्मक विश्लेषण का एक प्रकार होता है। जिस तरह से लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी दो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो उनकी नॉर्मेलिटी वॉल्यूम के प्रोडक्ट बराबर होते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट वाला आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है और सेकंड वाला आपका अननोन सॉल्यूशन। सेकंड वाला आपका अननोन सॉल्यूशन है। तो अगर मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि अननोन सॉल्यूशन की अगर नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? N1V1 अपॉन V2। तो किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की हेल्प से किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड करना, ये होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम जानते हैं कि दो एपरेटस यूज किए जाते हैं। एक को बोला जाता है ब्यूरेट, एक को बोला जाता है फ्लास्क। ब्यूरेट में जनरली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है, फ्लास्क में अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया जाता है। ब्यूरेट का जो वॉल्यूम आता है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है जो हमें यूज करना पड़ता है V2 की फॉर्म में। और जहां तक V1 का सवाल है, फ्लास्क में जो वॉल्यूम होता है अननोन सॉल्यूशन का, वो हम खुद ही मेजर करके लेते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें पता होती है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। ये वैल्यू जिस एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से निकाली जाती है उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं। उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेशन बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर आपको किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है तो एक तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, आपको उस अननोन सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता होना चाहिए, कितना आपने यूज किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है V1 का पता लगाना। V1 क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यूज्ड। टाइट्रेशन में आपके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज हुआ, दैट इज V1। और इसकी डिटर्मिनेशन को, या यूं कहें एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन को, हम टाइट्रेशन कहते हैं। तो टाइट्रेशन इज व्हाट? टाइट्रेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर by the help of which we can determine the volume of standard solution used, and by putting the value of this volume in this equation we can easily get the value of N2, that is the concentration of unknown solution। तो इसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन या अनुमापन। अब जो टाइट्रेशन है वैसे तो बहुत बड़ा पॉइंट है डिस्कशन का, लेकिन क्योंकि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा मेन फोकस रहेगा रेडॉक्स टाइट्रेशंस के बारे में। रेडॉक्स टाइट्रेशंस को हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सिंपल टाइट्रेशन हो सकती है, बैक टाइट्रेशन हो सकती है, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयोडीमेट्री एंड आयोडोमेट्री। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रेडॉक्स टाइट्रेशन होती है। इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट एक एसिड बेस टाइट्रेशन भी हम पढ़ते हैं, जिसमें हम दो इंडिकेटर काम में लेते हैं, उसे बोलते हैं हम डबल टाइट्रेशन। तो पहले हम तीन रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करेंगे, फिर हम डबल टाइट्रेशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं सिंपल टाइट्रेशन की। सिंपल टाइट्रेशन बिल्कुल यही है, आपको एक सॉल्यूशन गिवन होता है, एक आपको अननोन होता है, तो किसी गिवन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन की हेल्प से आपको किसी अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी होती है। लास्ट क्लास में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए थे N1V1 = N2V2 वाले, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स किसके थे? वो सारे के सारे न्यूमेरिकल सिंपल टाइट्रेशन के थे। अब हम बात करेंगे ज्यादा इंपॉर्टेंट डबल टाइट्रेशन की, या पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बैक टाइट्रेशन की। बैक टाइट्रेशन का मतलब आपको समझना चाहिए, फिर जाके आपको इसकी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर और मैथमेटिकल प्रोसीजर आपको बताई जाएगी। तो अगर मैं बात करूं बैक टाइट्रेशन की, तो बैक टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है पहले तो ये देखते हैं अपन। सपोज आपके पास कोई केमिकल है, सपोज आपके पास कोई केमिकल है A, आपने
बी के साथ इसकी रिएक्शन की और कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। आपको बी की कंसंट्रेशन पता करनी है, ये अननोन है, और आपको ए की इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। ए की प्रारंभिक सांद्रता आपको पता है, बी से आपने रिएक्शन करवाया और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अगर ये दोनों सेम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स में लिए जाते तो जितने इक्विवेलेंट ए के यूज होते, मैं इक्वल टू क्या कर देता, बी के इक्विवेलेंट के बराबर कर देता। लेकिन बैक टाइट्रेशन की प्रॉब्लम्स में कोई एक केमिकल फर्स्ट रिएक्शन में बच जाता है, जिसकी अमाउंट निकालने के लिए हम उसको किसी तीसरे केमिकल से रिएक्शन करवाते हैं। उस तीसरे केमिकल की अमाउंट जितनी यूज होती है सेकेंड रिएक्शन में, उसके थ्रू हमें पता लगता है कि ये जो रिएजेंट है ए, ये कितना सेकेंड रिएक्शन में यूज आया। तो इनिशियल अमाउंट से सेकेंड रिएक्शन में यूज अमाउंट को माइनस करने से मुझे पता लग जाएगा कि ए की कितनी अमाउंट फर्स्ट रिएक्शन में काम आई, और ए की जितनी भी अमाउंट फर्स्ट रिएक्शन में काम आएगी उतनी ही बी की अमाउंट भी फर्स्ट रिएक्शन में काम आएगी, और इसके थ्रू चलकर हम बी की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। क्या मतलब है, मान लीजिए ए आपने ज्यादा अमाउंट में लिया, यानी कि इसके जो इक्विवेलेंट थे वो बी के इक्विवेलेंट से ज्यादा थे, तो कुछ इक्विवेलेंट तो इसके रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गए, कुछ रिमेनिंग रह गए। उन रिमेनिंग को पता लगाने के लिए हमने किसी और रिएजेंट से उसको रिएक्शन करवाया, और वो रिएजेंट था सी, और सी की अमाउंट हमें गिवन होती है। तो हम क्या सीखे, जितनी सेकेंड रिएक्शन में सी की अमाउंट काम आएगी उतनी ही सेकेंड रिएक्शन में ए की अमाउंट काम आई होगी, पहली बात। दूसरी बात, जो इसकी इनिशियल अमाउंट थी, अगर मैं उसमें से इसकी सेकेंड रिएक्शन में काम आने वाली अमाउंट निकाल लूं, तो क्या मैं फर्स्ट रिएक्शन में ए की यूज अमाउंट नहीं निकाल सकता क्या? और उस यूज अमाउंट को मैं किसके इक्वेट करूंगा, उस यूज अमाउंट को मैं बी के इक्वेट करूंगा। इससे मैं इनडायरेक्ट तरीके से बी की अमाउंट भी निकाल सकता हूं। क्या मतलब है, आइए देखिए। इसको मान लीजिए बच्चों फर्स्ट रिएक्शन, और इसको मान लीजिए आप सेकेंड रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इन फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी इन फर्स्ट रिएक्शन। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कितने, ना मुझे ये पता ना मुझे ये पता। इसके लिए मैं क्या करूंगा, क्या मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इनिशियली टेकन, शुरू में कितने दिए गए थे, माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए यूज्ड इन सेकेंड रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए यूज्ड इन फर्स्ट रिएक्शन। बोलिए कर सकता हूं क्या? स्टार्टिंग में इसके कितने इक्विवेलेंट्स लिए, उसको मैंने सेकेंड रिएक्शन में कितने काम आए उसको माइनस कर दिया, तो मुझे पता लग जाएगा बच्चों फर्स्ट रिएक्शन में ए के कितने इक्विवेलेंट काम आए। अब आपको इनिशियल इक्विवेलेंट तो गिवन होते हैं, आपको शुरू में बता रखा होता है कितने इक्विवेलेंट्स आपको स्टार्टिंग में दिए, लेकिन आपको इसके फर्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट निकालने के लिए सेकेंड रिएक्शन में काम आने वाले इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे। और क्या मैं ठीक कह रहा हूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के थ्रू कि सेकेंड रिएक्शन में ए के उतने ही इक्विवेलेंट काम आएंगे बच्चों जितने सेकेंड रिएक्शन में किसके, सी के इक्विवेलेंट काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन रहे हैं। ये पहला एक्सप्रेशन बच्चों, ये सेकंड एक्सप्रेशन, और ये मैंने लिखा थर्ड एक्सप्रेशन। तो क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि सेकंड रिएक्शन में सी के जितने भी इक्विवेलेंट काम आए वही ए के भी काम आए, और उन इक्विवेलेंट्स को मैं यहां पुट कर दूंगा जब, तो इनिशियल में से अगर ए के सेकंड रिएक्शन में रिएक्शन करने वाले इक्विवेलेंट माइनस कर दूंगा, तो क्या ए के फर्स्ट रिएक्शन में काम आने वाले इक्विवेलेंट का नंबर निकाल सकता हूं। इसका मतलब तो मैं NE सेकंड की जगह क्या लिख सकता हूं, NEC सेकंड, तो मेरे पास आ जाएगा NEA फर्स्ट रिएक्शन में कितने काम आए, यहां से निकाल रहा हूं, ये वाला इज इक्वल टू NEA इनिशियल, आई लिख देता हूं, माइनस NEC इन सेकंड रिएक्शन। क्या मैं समझा पा रहा हूं सही? सेकेंड रिएक्शन में सी के जितने भी इक्विवेलेंट काम आए होंगे वो कौन से होंगे, जो ए के इक्विवेलेंट सेकेंड रिएक्शन में काम आए होंगे। और अगर इनिशियल में से ए के सेकेंड रिएक्शन में काम आने वाले इक्विवेलेंट माइनस कर दूंगा, क्या
ए के फर्स्ट रिएक्शन में काम आने वाले इक्विवेलेंट आ जाएंगे, और अगर ए के फर्स्ट रिएक्शन में काम आने वाले इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे तो वही बी के बी फर्स्ट रिएक्शन में काम आने वाले इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो अगर मैं इसको इजी कर दूं और लास्ट इक्वेशन लिख दूं, अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बी निकालने हैं फर्स्ट रिएक्शन में कितने काम आए, तो मैं कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए इनिशियल माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सी, कौन सी रिएक्शन में काम आने वाले, सेकेंड रिएक्शन में काम आने वाले। ये बैक टाइट्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से मैं बिल्कुल आराम से बी केमिकल के फर्स्ट रिएक्शन में काम आने वाले इक्विवेलेंट बड़े आराम से निकाल सकता हूं। इसको हम बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। बैक क्यों? क्योंकि जो बचा हुआ है उसने बैक टाइट्रेशन किया किसी और केमिकल से, इस रिएक्शन से मुझे पता लगा कि बचा कितना था, और बचा हुआ अगर पता लग गया फर्स्ट रिएक्शन में कितना बचा था, तो मैं इनिशियल में से फर्स्ट रिएक्शन में बचे हुए को माइनस करके फर्स्ट रिएक्शन में यूज्ड ए के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल सकता हूं। तो ये सारी कहानी आपको जब इंटरेस्टिंग लगेगी, जब एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैं आपको इसको सिखाऊंगा। तो चलिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको सीखते हैं कि बैक टाइट्रेशन में किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ेंगे। आइए देखते हैं। मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दिया गया रिगार्डिंग बैक टाइट्रेशन। आइए, मुझे क्वेश्चन दिया गया रिगार्डिंग बैक टाइट्रेशन। आई एम गोइंग टू डिस्कस इट। 3.2 grams of question, 3.2 grams of pyrolusite was treated with 50 ml of 0.5 m oxalic acid, 0.5 m oxalic acid and some sulfuric acid। ये किस लिए डाला जाता है? ताकि मीडियम आपका एसिडिक बना रहे। some sulfuric acid, the oxalic acid left, जो बच गया फर्स्ट रिएक्शन में, undecomposed was raised to, उसका वॉल्यूम बढ़ा रहा है ये वाटर ऐड करके, raised to 250 ml in a flask 25 milliliter of this solution when treated with 0.02 molar KMnO4 solution required its 32 ml। KMnO4 के कितने ml काम आए? 32 ml solution। Find percentage of MnO2 in pyrolusite sample। 3.2 grams of pyrolusite was treated with 50 ml of oxalic acid and some sulfuric acid. The oxalic acid left undecomposed was raised to 250 ml in a flask. Its 25 ml of solution when treated with 0.02 m KMnO4 solution requires its 32 ml solution। Find the percentage of MnO2 in pyrolusite sample। दो चार चीजें आप पहले सीख लीजिए। सॉल्यूशन, पहली बात तो ये सीख लीजिए जितना टाइम मुझे इस क्वेश्चन को लिखने में लगा है
उससे कम टाइम में इसको हम सोल्व करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए बेटे, पायरोलूसाइड होता है MnO2, पायरोलूसाइड होता है MnO2, और जब हम MnO2 की रिएक्शन करते हैं ऑक्सैलिक एसिड से, तो आपको बताइए एसिडिक मीडियम में, आप मुझे बताइए Mn कि कौन सी स्टेट में कन्वर्ट होता है, Mn+2 में कन्वर्ट होता है। और ऑक्सैलेट आयन किस में कन्वर्ट होते हैं, CO2 में। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन में आनी चाहिए। एसिडिक मीडियम में ऑक्सैलेट CO2 में कन्वर्ट होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको। और कोई भी स्टेट Mn की किस में कन्वर्ट होती है, +2 स्टेट में। इससे मुझे पता लगा कि +4 +3 +2 +4, तो इससे मुझे पता लगा Mn का तो हो रहा है रिडक्शन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी कि ये तो काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और ये काम किसकी तरह कर रहा है बेटे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ये फर्स्ट रिएक्शन में इसका काम है। फिर इसने क्या बोला कि जो ऑक्सैलिक एसिड है वो फर्स्ट रिएक्शन में थोड़ा बच गया, क्या बोलता है, अनडिकम्पोज रह गया, और इसका वॉल्यूम कर दिया 250 ml पानी मिला के। उस 250 ml का 25 ml को की अमाउंट पता करने के लिए ये उसको किससे ट्रीट कर रहा है, वो उसको KMnO4 से ट्रीट कर रहा है। तो क्या कर रहा हूं मैं, C2O4 - 2 जो अनडिकम्पोज है वो MnO4 से ट्रीट किया जा रहा है। यहां भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, Mn+2 में जाएगा और ये CO2 में जाएगा। ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी। तो जो मैं आपको A और B बता रहा था, मैं चाहूं तो उसको इस तरह से रिलेट कर सकता हूं बच्चों। जिसकी कंसंट्रेशन आपको निकालनी है वो MnO2, इसको तो आप B मान लीजिए। ये केमिकल जो दो रिएक्शन करता है इसको हम A मानते हैं, और जो सेकेंड रिएक्शन में यूज होता है उसको हम क्या मानते हैं, C मानते हैं। तो पहली बात तो अब ये सीख लीजिए कि अगर मुझे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 निकालने हैं फर्स्ट रिएक्शन में, वो किसके बराबर होंगे, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑक्सैलिक एसिड के इनिशियल माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेकेंड रिएक्शन में इसके बराबर होंगे। और सेकेंड रिएक्शन में ऑक्सैलिक एसिड के जो इक्विवेलेंट है, क्या वो सेकेंड रिएक्शन में इस C के बराबर होंगे। तो क्या मैं सही कह रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2 इन फर्स्ट रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इनिशियल माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 यूज इन सेकेंड रिएक्शन। यही फॉर्मूला बनाया था मैंने, याद करो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इनिशियल माइनस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ C यूज इन द सेकेंड रिएक्शन। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, इनिशियल इक्विवेलेंट्स के कितने थे, तो ये लो भाई। अब यहां आपको दिख रहा है ऑक्सैलिक एसिड का जो N फैक्टर है वो 2 है, हमेशा ही 2 होता है। 3 से 4 में जा रही, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और 2 कार्बन जाएंगे तो 2 का ट्रांसफर। अगर मैं MnO2 का N फैक्टर बोलता हूं तो ये भी 2 है, क्योंकि 4 से 2 में जा रहा है, कितने का ट्रांसफर, 2 का ट्रांसफर। यहाँ जो MnO4 का N फैक्टर यहाँ कितना है, 5 है, और ऑक्सैलेट का तो एज यूजुअल N फैक्टर कितना है, 2 है। जहां जरूरत पड़ेगी मैं यूज कर लूंगा। तो ऑक्सैलिक एसिड के इक्विवेलेंट कैसे आते हैं बेटे, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम अपॉन 1000 माइनस इसके भी कैसे आएंगे, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम अपॉन 1000। ये मैं ऑक्सैलिक एसिड की बात कर रहा हूं और ये मैं KMnO4 की बात कर रहा हूं। आइए हम चेक करते हैं किस तरह से आपने इसको निकालना है। चलिए, ऑक्सैलिक एसिड की इनिशियल नॉर्मेलिटी मुझे चाहिए। मुझे पता नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी इनटू N फैक्टर के। तो अगर मोलैरिटी 0.5 है और N फैक्टर 2 है और इसका कितना वॉल्यूम लिया गया, स्टार्टिंग में 50 ml लिया गया, डिवाइडेड बाय 1000 माइनस। अब एक छोटा सा चेंज आपको ध्यान रखना बेटा, जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो कितने ml में थी ऑक्सैलिक एसिड की, 250 ml में। लेकिन आपने फर्दर रिएक्शन के लिए कितना यूज किया, ओनली 25 ml। अब जरा दिमाग लगाइए, अगर 25 ml सॉल्यूशन ने KMnO4 के 32 ml यूज किए, तो अगर मैं पूरे 250 ml ले लेता तो क्या उसकी 10 टाइम्स अमाउंट यूज नहीं आती कि KMnO4 की।
भाई 25 ml को न्यूट्रलाइज किया 32 ml ने, अगर मैं पूरे 250 ले लेता जो रिमेनिंग अमाउंट है तो कितने ml आते हैं? 320 ml आते हैं। तो बताइए यहाँ पर V की जगह पर मैं 32 ml लूं कि 320 ml लूं? 320 ml लूंगा, क्योंकि इनिशियल अमाउंट भी आप टोटल ले रहे हो तो रिमेनिंग अमाउंट भी आपको क्या लेनी पड़ेगी? टोटल लेनी पड़ेगी। आइए नॉर्मेलिटी, पहले मोलरिटी दे रखी है 0.02, n फैक्टर है इसका 5, और याद रहे मैं 320 लूंगा अपॉन 1000। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, ये तो 1 हो गया, कैंसिल कर दो, ये हो गया 0.05 माइनस, इधर आ जाओ, ये 0.02 इंटू करूंगा तो कितना होगा? 0.1 को करूंगा 10 से 1 तो ये हो जाएगा 0.032। भाई 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपका 0.1 इंटू 32, 3.2 अपॉन 100, 3.2 अपॉन 100 0.032। तो 0.050 में से 0.032 घटाऊंगा तो 0.018 इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO2, प्योर MnO2। और अगर मेरे को इसके इक्विवेलेंट पता लग गए, किसके? MnO2 के, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करके इसका मास निकाल लूंगा। यही कर लेते हैं। अगर मुझे इसका मास निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो 0.018 को मैं इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई करूंगा। पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेता हूं, अपॉन n फैक्टर 2 है, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 87, MnO2, Mn का 55 और O2 का 32, 55 प्लस 32 87। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो ये आ जाता है 0.009 इंटू 87 ग्राम। ये MnO2 का या प्योर MnO2 का वेट है। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है प्योरिटी की तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं यहां आ जाता हूं, परसेंटेज प्योरिटी अगर आपको निकालनी है तो कितना मास है इसका प्योर? 0.009 इंटू 87। और सैंपल कितने ग्राम का है? सैंपल आपका 3.2 ग्राम का है, मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से मैं परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकता हूं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी? 25% के करीब आएगी। इस तरह से मैं बैक टाइट्रेशन के थ्रू किसी सब्सटेंस के यूज्ड ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं बाय द हेल्प ऑफ अनदर रिएजेंट दैट इज यूज्ड इन द सेकंड रिएक्शन। तो ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका पूरा न्यूमेरिकल है। तो एक क्वेश्चन हो गया आपका किसका? बैक टाइट्रेशन का, किस तरह से हमें बैक टाइट्रेशन के थ्रू इसको कैलकुलेशन करनी है। थैंक यू सो मच।